नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएगा। दोस्तों, ये सीरीज हमारी हर रोज़ दिन में 2 बजे आती है और शाम को जो 30 धांसू क्वेश्चन रहते हैं वो भी आती है हर रोज़ शाम को लगभग 7:30 के बाद, और उसके लिए भी आप तैयार रहिए। दोस्तों, इसमें जैसे कल 101 प्रश्न दिए थे और आज 102 होंगे और फिर अगले दिन 103, 104 हर दिन। दोस्तों, पार्ट के हिसाब से आज हमारा पार्ट 2 है, जैसे 102 पार्ट 3 में जैसे आएगा तो 104 मतलब 103 फिर पार्ट 4। दोस्तों, इस तरह से 104। तो इस तरह से हम हर रोज़ बढ़ते बढ़ते जाएंगे कि क्वेश्चन। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और 102 में से आपका स्कोर कितना हुआ ये आप चैट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है और ये आपके किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, आप वीडियो को देख सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड से संबंधित, यूकेएसएससी और यूकेपीएससी, तो आप इसे देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, अभी तक आपने इसका उत्तर सोच भी लिया होगा और आप सोच में भी पड़ गए होंगे इस प्रश्न को देखकर। गढ़वाल समाचार पत्र प्रकाशित होता था देहरादून और पौड़ी, टिहरी या फिर कोटद्वार। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ये होता था लैंसडाउन से। तो लैंसडाउन से होगा। और ये निकला कब था दोस्तों? ये 1902 में। और गिरिजा दत्त नैथानी, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, 1902 लैंसडाउन, गिरिजा दत्त नैथानी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति कौन है? भीमसेन जोशी, जनरल बीसी जोशी या हेमती नंदन बहुगुणा या फिर गोविंद वल्लभ पंत। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत। 1957 में इनको दिया गया था भारत रत्न, अभी तक उत्तराखंड के एकमात्र हैं। अगला है, किस त्योहार की रात में भैला खेला जाता है? दीपावली, रक्षाबंधन, होली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा, दीपावली। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, जौनसार बाबर में। अगला प्रश्न है, घी संक्रांति ओलगिया मनाई जाती है? ये आपको यहाँ पर बताना है। घी संक्रांति ओलगिया सितंबर के मध्य में, नवंबर के मध्य में, अक्टूबर या दिसंबर। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा, सितंबर के मध्य में। अगला प्रश्न है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से किसको विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था? ये आपको बताना है। गब्बर सिंह नेगी को दिया गया था दोस्तों 1915 में और दरबान सिंह नेगी 1914 में। तो दोनों याद रखिएगा, पहले दरबान सिंह फिर गब्बर सिंह। तो दरबान सिंह को 1914 में, गब्बर सिंह को 1915 में। बाकी ये ऑप्शन इनमें से किसी को भी नहीं। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, गब्बर सिंह नेगी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इनकी याद में चंबा में मेला भी लगता है, तो वो भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पुराने समय में टिहरी को कहा जाता था? धुनार बस्ती, शाह बस्ती, राज बस्ती या फिर पंवार बस्ती। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा सही उत्तर होगा। जिन्होंने शाह बस्ती किया, जिन्होंने जैसे टिहरी को सुदर्शन शाह बस्ती किया, बिल्कुल गलत है। पंवार बस्ती की पंवार है करके, पंवार बस्ती बिल्कुल गलत। इसका सही उत्तर हो जाएगा धुनार बस्ती। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और कुछ टाइम बाद आपको पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी। पहले आप यहाँ देख लीजिए, उसके बाद आप इन क्वेश्चन को पीडीएफ के रूप में देखेंगे और आप 102 क्वेश्चन में से लगभग आपको बहुत से क्वेश्चन याद हुए होंगे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का मुख्य व्यवसाय क्या है? मुख्य व्यवसाय पर्यटन, उद्योग, कृषि या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका क्षेत्र हो जाएगा, लेकिन अब तो सभी है और बाकी तो कृषि करेंगे इसका, क्योंकि मुख्य व्यवसाय पूछा है और फिर आयोग के हिसाब से तो कृषि करेंगे इसका हम सही उत्तर। बाकी आजकल पर्यटन बढ़ावा, उद्योग को, सब कुछ को इसी बढ़ावा दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है, दिव्य सरोवर स्थित है हरिद्वार में, चमोली, नैनीताल या फिर उत्तरकाशी। तो दिव्य सरोवर दोस्तों ये कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर, हरिद्वार में। अगला प्रश्न है, राज्य में किस ऋतु को बसग्याल भी कहा जाता है? ये आपको यहाँ पर बताना है। शीत, शरद, वर्षा या फिर ग्रीष्म। तो दोस्तों, इसे कहा जाता है जो आजकल हो रही वर्षा। तो इसका उत्तर होगा वर्षा को कहा जाता है। शीत ऋतु को शुंद हिंद और ग्रीष्म ऋतु को रूढ़ी, खरसाव, ये सब। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा वर्षा। अगला प्रश्न है और सभी के सभी प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, नंदा राजजात तीर्थ यात्रा में कांसुआ से होमकुंड की दूरी है? तो कहाँ से शुरू होती है दोस्तों? एक क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाता है, जो कांसुआ है
और ये होम कुंड तक जाती है। और ये दूरी कितनी होती है, लंबाई, ये मतलब किलोमीटर, कितनी किलोमीटर की दूरी है ये यहाँ पर पूछा है, 180, 280, 220 या फिर 250। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों 280 और 12 वर्षों में होती है। अगला प्रश्न है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, महासीर मछली का, कस्तूरी मृग का, चित्तल का या फिर एशियाई हाथी का। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा एशियाई हाथी का। तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार में है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और 820 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी हाथी यहाँ बहुत दिखते हैं। अगला है, उत्तराखंड में निम्न में से प्रथम वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व है, ये आपको यहाँ पर बताना है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। नंदा देवी या कार्बेट या फिर बिनसर या फिर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों इसका क्षेत्र आप सभी ने बिल्कुल सही सोचा है, ये हो जाएगा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। आपको बिल्कुल याद रखना है, भारत का प्रथम ये क्षेत्र टाइगर, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, प्रथम वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1973 में। अगला है, बाकी बिनसर अल्मोड़ा में है, नंदा देवी ये चमोली में है, बाकी राजाजी हमने अभी देख ही लिया है। अगला है, उत्तराखंड के बाघ संरक्षण मिशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। ये अमिताभ बच्चन, सानिया मिर्जा, सुरेंद्र भंडारिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा MS धोनी। अगला प्रश्न है, नीति किंगरी बिंगरी नीति शैल दारमा क्या है। तो दोस्तों ये दर्रे हैं। अगला प्रश्न है, जाह्नवी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा हमारा भागीरथी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, उत्तरकाशी में। अगला है, उत्तराखंड में मडवा अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो मडवा अनुसंधान केंद्र दोस्तों ये है चमोली में, चमोली के पिपली कोठी में। अगला है, राज्य के किस मंदिर को 5वां धाम बनाने की घोषणा की गई है। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों जागेश्वर को की गई है, कैंची धाम नैनीताल में है और यहाँ पर गुरु देवता चिताई अल्मोड़ा में है, वृद्ध बद्री चमोली। अगला लंका नामक स्थान है। तो दोस्तों लंका नामक जो स्थान है ये कहाँ है। तो दोस्तों ये है उत्तरकाशी में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा और कितना स्कोर रहा चैट बॉक्स में जरूर बताएगा। जलीसेरा बुग्याल स्थित है। तो बुग्यालों से दोस्तों प्रश्न अक्सर देखने को मिलते हैं। जलीसेरा बुग्याल कहाँ है, बेदनी बुग्याल कहाँ है, कोई भी बुग्याल कहाँ है। तो इस तरह से चमोली, चंपावत, उधम सिंह नगर या नैनीताल। तो उधम सिंह नगर आप हटा सकते हैं, नैनीताल हटा दीजिए, चंपावत हटा दीजिए। बाकी ज़्यादातर आपको जो बुग्याल हैं चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, टिहरी यहाँ देखने को मिलते हैं। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा हमारा चमोली, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों महत्वपूर्ण है, बांध से प्रश्न है। कोटेश्वर बांध का निर्माण जिस नदी पर किया जा रहा है वह है। तो कोटेश्वर बांध किस निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है। अलकनंदा, धौलीगंगा, बिरही गंगा या फिर भागीरथी। तो दोस्तों इसका क्षेत्र हो जाएगा भागीरथी पर, टिहरी में और 400 मेगावाट। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा गया था, ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। रानीखेत के सर्वाधिक निकट कौन सा मंदिर है। गौरा माई, होकरा देवी, कालिंका मंदिर या फिर कोट की माई। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा है। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों ये कालिंका मंदिर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। आयोग ने इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है किसी एग्जाम में। अगला प्रश्न है, बोरवली से बोरीबंदर तक के लेखक कौन है। ये एक उपन्यास है, किसका है आपको बताना है। रमेश चंद्र शाह, राम प्रसाद घिल्डियाल या शैलेश मटियानी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों शैलेश मटियानी। याद रखिएगा पिछली बार BPDO के एग्जाम में ये पूछा गया था कि शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ था। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा अल्मोड़ा में। तो पिछली बार BPDO में यही पूछा गया था उनका जन्म। और बाकी ये जो इनकी रचना है बोरवली से बोरबंदर तक, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। मुठभेड़ उपन्यास भी महत्वपूर्ण है इनका, वो भी एग्जाम में आ सकता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में नमामि गंगे योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया था। तो ये भी महत्वपूर्ण है। श्रीनगर, गोमुख, देहरादून या फिर हरिद्वार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिद्वार से। अगला है, उत्तराखंड में किस देश के प्रतिरूप पर्यटन का विकास किया जा रहा है। स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन या फिर सिंगापुर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंगापुर। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारे क्वेश्चन ज़्यादातर आपको आ रहे होंगे और आपकी जो आत्मविश्वास है उसमें निश्चित रूप से वृद्धि होगी। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बाकी जो ऑस्ट्रेलिया है इसको देख के भी आपके मन में आ गया होगा कि ऑस्ट्रेलिया से जो आपदा मॉडल है वो हमने लिया है।
अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में हिमालय का भव्य दर्शन किस बुग्याल से होता है? औली, खरसाली, बेदनी या फिर बगजी? तो दोस्तों इसका क्षेत्र हो जाएगा हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बगजी बुग्याल से। बेदनी बुग्याल भी चमोली में है, सबसे बड़ा बुग्याल है। अगला है चंद्र सिंह गढ़वाली। चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या था? अब दोस्तों इसमें चंद्र सिंह नेगी या भंडारी तो इसमें ही है, बाकी चंद्र सिंह कंडारी भी है, चंद्र सिंह बिष्ट भी है। सभी ना मतलब किसी न किसी गांव में सभी आपको देखने को मिले होंगे, चंद्र सिंह नेगी भी, बिष्ट भी। खैर अभी मतलब वैसे खैर इनमें आपको बताना है, वैसे मतलब नाम होता है किसी, जैसे हमारे गांव में चंद्र सिंह बिष्ट का ये इनका नाम है, बाकी कहीं कुछ खैर छोड़िए, लेकिन पर चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, चंद्र सिंह भंडारी। तो याद रखेगा एग्जाम में आ सकता है चंद्र सिंह गढ़वाली, और एग्जाम में आया था पेशावर कांड के हीरो नायक कौन है? तो चंद्र सिंह गढ़वाली। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, ये भी महत्वपूर्ण है। टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन संबंधित था, कहाँ चला था ढांढक आंदोलन? टिहरी में। किससे संबंधित था? कृषकों से, मजदूरों से या फिर सेना से? तो इसका उत्तर हो जाएगा मजदूर से संबंधित था, ऑप्शन नंबर बी। अगला सिनला क्या है? सिनला क्या है ये आपको यहाँ पर बताना है। सिनला ग्लेशियर है, नृत्य है, त्यौहार है या फिर दर्रा है? तो सिनला याद आ गया होगा। सिनला किसको जोड़ता है? चैट बॉक्स में जोड़ बताएगा। सिनला दर्रा किसको जोड़ता है ये आप चैट बॉक्स में जोड़ बताएगा। ये एक दर्रा है। अगला प्रश्न है, तीलू रौतेली की बीरोखाल के अलावा किस गांव में मूर्ति है? अब आज अभी तक पढ़ा था कि पिछले जब मैं और भी प्रैक्टिस सेट में आया था कि तीलू रौतेली की जो आयोग ने पूछा था कि तीलू रौतेली की मूर्ति ये बीरोखाल वाला आ चुका है। और बाकी बीरोखाल के अलावा, पौड़ी के अलावा, बीरोखाल पौड़ी के अलावा फिर इसमें से कहाँ ये आपको बताना है। कांडा तल्ला गाँव, कांडा मल्ला गाँव या फिर कोड़ा गाँव, ये भी पौड़ी का ही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कांडा मल्ला गाँव। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध किस देश के सहयोग से बनाया गया है? तो महत्वपूर्ण है टिहरी बांध, कभी इसकी ऊंचाई, कभी डिजाइन किसने किया, जेम्स ब्रून ने, ऊंचाई कितनी है 260 या कुछ भी, प्रथम जो चरण है इसका कब पूरा हुआ 2006, तो कुछ भी दोस्तों एग्जाम में यहाँ से आता है। और किस देश से सहयोग से हुआ? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा रूस से। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रूस से, याद रखेगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सबसे गंदा प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ये आपको यहाँ पर बताना है, रुद्रपुर, हरिद्वार, देहरादून या फिर काशीपुर? दोस्तों गंदा ये हो जाएगा रुद्रपुर, तो रुद्रपुर है इस ऑप्शन के हिसाब से। अगला प्रश्न है, भारत जब स्वतंत्र हुआ तो टिहरी रियासत का राजा कौन था? तो महत्वपूर्ण है, भारत की आज़ादी के समय टिहरी रियासत के राजा कौन थे ये आपको बताना है। प्रताप शाह, मानवेंद्र शाह, कीर्ति शाह या फिर नरेंद्र शाह? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मानवेंद्र शाह। 1946 से लेकर 1949 तक, अक्टूबर 1946 में इनका राज्याभिषेक हुआ था। और बाकी फिर उससे पहले भारत की मतलब कि क्या कहते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, हाँ उस समय कौन थे? नरेंद्र शाह, ये आ सकता है। फिर प्रताप शाह 1871 से 1886 में, फिर उसके बाद आई कीर्ति शाह 1886 से ये आई, फिर उसके बाद कीर्ति शाह। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो 1913 तक आए कीर्ति शाह। अगला प्रश्न है, नाहन पर्वत श्रृंखलाएं स्थित है हल्द्वानी के निकट, देहरादून के निकट, हरिद्वार के निकट या फिर ऋषिकेश के निकट? तो दोस्तों इसका क्षेत्र हो जाएगा हल्द्वानी के निकट, नाहन पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के निम्न जनपदों में कौन सा नेपाल की सीमा के साथ लगा हुआ है? अभी दोस्तों स्टेनो का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका भी रिजल्ट आ गया है, अभी उनका टेस्ट होना है, और उसमें भी पूछा गया था कि कौन उत्तराखंड का जनपद है जो नेपाल की सीमा, नेपाल के साथ अपनी सीमा बनाता है। तो उसमें पिथौरागढ़, चंपावत ऑप्शन नहीं थे, उधम सिंह नगर ऑप्शन था, तो उसे भी हम कर सकते हैं। और इसका क्षेत्र हो जाएगा हमारा ये पिथौरागढ़। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। और बाकी जो उत्तरकाशी है ये चीन के साथ बनाएगा, हिमाचल के साथ अपनी सीमा बनाएगा, पौड़ी गढ़वाल यूपी के साथ। अगला है, ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान है। दोस्तों इसमें ज़्यादातर आपको क्वेश्चन लगभग कि 65 से आसपास आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों वो मिलेंगे किसके? उत्तराखंड के, क्योंकि उत्तराखंड सभी का पसंदीदा विषय है, सभी लोग ज़्यादा समय उत्तराखंड को पढ़ते हैं। जब मैंने कल भी कम्युनिटी टैब में पूछा था, लगभग 60% लोग ऐसे थे जो बता रहे थे कि जो तैयारी करने वाले हैं ज़्यादा उत्तराखंड पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान है कालागढ़, टिहरी, कर्णप्रयाग या फिर
हरिद्वार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा हरिद्वार। अगला प्रश्न है, बिरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने बिरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील रही थी, कितनी रही थी? 84 वर्ष, 49, 62 या फिर 77 वर्ष। ये हो जाएगा हमारा 84 वर्ष। तो ये आपको बिल्कुल याद, नहीं 84 वर्ष नहीं, ये 62 वर्ष रही थी, 62 वर्ष। ये 84 दिनों के भूख हड़ताल के बाद, ये कुछ और दिमाग में आ गया था, 84 दिनों के भूख हड़ताल के बाद श्रीदेव सुमन की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ने वाले दर्रे का नाम है। अब दोस्तों ये अभी आया था, शिमला क्या है? तो ये है दर्रा। आपसे मैंने पूछा था चैट बॉक्स में बताने को, लेकिन उत्तर यहीं पर मिल गया है। जिन्होंने नहीं दिया था तो आपने यहीं पर जान लिया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, उत्तराखंड की दारमा और ब्यास घाटी को जो जोड़ने वाला दर्रा है ये है शिमला। तो याद रखिएगा, ऊँटा, पिथौरागढ़, रालम, पिथौरागढ़, ऊँटा, जयंतिया, सब पिथौरागढ़ में है। अगला प्रश्न है, पूरे भारत में सबसे स्वच्छ गंगा शहर 2019 में कौन बना? पूरे भारत में दोस्तों, भारत में हमारे राज्य का जो शहर है 2019 में स्वच्छ शहर बना था, देवप्रयाग, श्रीनगर, गौचर या फिर रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा गौचर। गौचर चमोली में है। अगला है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तराखंड में मूल्य संवर्धित कर वैट लागू होने की तारीख है। और उत्तराखंड जो वैट लगाने वाला था दोस्तों 22वां राज्य था। अब आपको बताना है, सभी ऑप्शन देखिए 2005 के हैं, 2005 के हैं, अप्रैल, फरवरी, मार्च या जनवरी, ये बताइए। और इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ज़्यादातर चीज़ें आपको अप्रैल, अक्टूबर ये सब देखने को मिलती हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1 अप्रैल 2005 को। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। तो ये आपको यहाँ पर बताना है, लवराज सिंह धर्मसत्तू, हरीश रावत, हरीशचंद्र रावत, ये भी पिथौरागढ़ के, अरविंद रतूड़ी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा अरविंद रतूड़ी। अगला प्रश्न है, अभी दोस्तों इसके बाद फिर बीच में जीके के क्वेश्चन आते रहेंगे, फिर अंत में फिर उत्तराखंड के क्वेश्चन आएंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उत्तराखंड की किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, थारू, भोटिया, बोक्सा या फिर राजी। तो जल्दी से आपको सोचना है, इसका उत्तर हो जाएगा भोटिया के द्वारा। जैसे भोटिया के शीतकालीन आवास को क्या कहा जाता है? गुंडा या मुनसा। और ग्रीष्मकालीन आवास को कहा जाता है मैथ। अगला प्रश्न है, जाड़ उत्तराखंड की किस जनजाति से संबंधित है? तो किस जनजाति से आपको बताना है, भोटिया, जौनसारी, बोक्सा या फिर वन राउत। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा भोटिया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जनपद है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। एसटी की बात चल रही है, कहाँ एसटी सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति यहाँ पर बात चल रही है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि थारू की जनसंख्या कहाँ ज़्यादा, उधम सिंह नगर में। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जनपद है। अब आपको दोस्तों ये 2011 की जनगणना पढ़ के ही अपना एग्जाम निकालना है, क्योंकि एग्जाम भी बहुत जल्दी होने वाले हैं। तो ये आपको बताना है, उत्तरकाशी, नैनीताल, पौड़ी या फिर देहरादून। इसका उत्तर हो जाएगा देहरादून में। अगला है, उत्तराखंड में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया था। मंडल आयुक्त के द्वारा, जिला पंचायत के द्वारा, राज्य सरकार करती है या फिर जनपद के जो जिला न्यायाधीश होते हैं वो करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके बाद हिंदी के क्वेश्चन आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सुदूर संवेदी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है। तो दोस्तों ये ऑप्शन भी देखिए, दिल्ली, भोपाल, कोलकाता या फिर अपने देहरादून में। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने देहरादून में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, गागर नामक स्थान स्थित है। आपको बताना है गागर नामक स्थान कहाँ पर है, रामगढ़, नैनीताल, कालागढ़ या फिर पौड़ी। कालागढ़ पौड़ी में है, रामगढ़ नैनीताल में है, और ये हो जाएगा रामगढ़। अगला है, राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू की गई और कब हुई? ये भी एग्जाम में आता है। लागू की गई, ये भी एग्जाम में आता है, और आने वाले एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा। ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा रैमजे 1874। और फिर जो पटवारी के पद हैं दोस्तों, ट्रेल ने बनाए थे। आबकारी व्यवस्था उस समय ट्रेल के समय ही हुई थी। पटवारी के पद, 9 पटवारी के पद बनाए थे ट्रेल महोदय के द्वारा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड बनने से पूर्व कितने राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? तो ये आपको यहाँ पर बताना है, 10, 11, 7 या फिर 4। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 10,
क्योंकि 11 राज्य तो अपना है ना। और इससे पहले यहाँ पर पूछा है कि पूर्व कितने राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, ये हो जाएगा हमारा 10। अगला प्रश्न है उत्तराखंड को विशेष राज्य के तहत कितनी प्रतिशत धनराशि केंद्र से अनुदान के रूप में प्राप्त होती है। अब दोस्तों यहाँ पर बात आ रही विशेष राज्य की। जो विशेष राज्य होते हैं उनको दोस्तों 90 और 10 के ये इसमें अनुपात में होता है। बाकी जो और राज्य हैं वहाँ होता है 70 और 30 के में। 70% केंद्र सरकार, 30% राज्य सरकार। तो इस तरह से यहाँ पर 90% केंद्र सरकार, 10% राज्य सरकार, तो ये रहता है। तो याद रखिएगा 90%। अगला क्वेश्चन है, और पिछली बार जहाँ तक पटवारी में पूछा गया था प्रश्न, तिब्बत की बेटी नहीं, वो हिमालय की बेटी पूछा गया था। यहाँ पर है तिब्बत की बेटी, तो हिमालय की बेटी पूछा गया था पिछली बार, वो ये याद आया, लेकिन हिमालय की बेटी था वो। हिमालय की बेटी राधा भट्ट है और तिब्बत की बेटी किसकी रचना है, तो ये हो जाएगा हमारा वल्लभ डोभाल। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है देववन किस जनपद में स्थित है, नैनीताल, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर या फिर देहरादून। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा देववन कहाँ है, तो ये है देहरादून में। अगला प्रश्न है बोगुड्यार किस जनपद में स्थित है। तो बोगुड्यार आपको बताना है कहाँ स्थित है, नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा या फिर चंपावत। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस प्राचीन धर्म ग्रंथ में मिलता है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है। तो आप सभी ने सही सोचा है, सही उत्तर दिया है ऋग्वेद। तो ये 4 वेद हैं और ये ऋग्वेद में मिलता है। अब दोस्तों और आपको अंत में भी और उत्तराखंड के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बाकी जीके भी आते रहेगी क्योंकि सभी महत्वपूर्ण है। सिर्फ उत्तराखंड भी आपको नहीं पढ़ना है, सभी आपको पढ़ना है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए। थोड़ा दोस्तों हम वर्णमाला को देख लेते हैं और उसके बाद हम देखेंगे हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, तो ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो वर्णमाला, अब दोस्तों ये मत सोचिए कि कितने मिनट की वीडियो है, ये मत सोचिए, और बाकी आप पढ़ते चलिए। तो वर्णमाला क्या होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं हम। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, इसी ध्वनि को वर्ण भी कहते हैं और वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो एग्जाम में आएगा कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, तो वर्णमाला। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, एसआई में भी पूछा गया पिछली बार प्रश्न, तो ध्वनि या वर्ण। हिंदी व्याकरण में वर्णों की संख्या कितनी है, ये प्रश्न बन जाएगा, तो 52 है। तो हिंदी व्याकरण में वर्णों की संख्या है तो 52, ये क्वेश्चन आपका बन गया। जिसके अंतर्गत स्वरों एवं व्यंजनों का अध्ययन किया जाता है, मूलतः हिंदी व्याकरण में उच्चारण के आधार पर। दोस्तों ये याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, उच्चारण के आधार पर जो वर्ण हैं कितने हैं, तो 45 हैं। लेखन की दृष्टि से कितने हैं, ये हो जाएगा हमारा 52। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और हिंदी व्याकरण में वर्णों की संख्या ये है 52। अब देखें दोस्तों स्वर कितने होते हैं, स्वरों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता एवं बिना किसी रुकावट के किया जाता है वह स्वर कहलाते हैं। बाकी दोस्तों पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ये परिभाषा आप बिल्कुल याद रखिएगा। हिंदी व्याकरण में उच्चारण की दृष्टि से केवल 10 स्वर हैं, उच्चारण की दृष्टि से 10 स्वर हैं और परंपरागत दृष्टि से 13 स्वर माना गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। मात्रा के आधार पर स्वरों को 3 वर्गों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। दोस्तों ह्रस्व स्वर मैं आपको बताता हूँ, दीर्घ स्वर बताता हूँ। ह्रस्व स्वर दोस्तों अ, ई, उ और री। बाकी दोस्तों ये जो अ, ई, उ, री ये ह्रस्व स्वर में हो गए। बाकी जो स्वर बचे वो सभी स्वर आपको ले लेने हैं दीर्घ स्वर में। अब दीर्घ स्वर में यहाँ पर लिख नहीं सकता, बाकी ह्रस्व स्वर मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो स्वर बचते हैं वो स्वर हो जाएंगे हमारे दीर्घ स्वर। शॉर्ट ट्रिक है, ह्रस्व स्वर याद रखिए, दीर्घ स्वर अपने आप याद हो जाएंगे। प्लुत स्वर दोस्तों से ओम, ये हो गया ओम, लंबी तरह से राम, इस तरह से, तो ये हो गया हमारे प्लुत स्वर में। अगला है व्यंजन, ज़्यादा नहीं है, बस क्वेश्चन आगे हैं यहाँ से। व्यंजन, तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। प्रत्येक व्यंजन वर्ण में अ स्वर होता है और अ को दोस्तों शहीद वर्ण भी कहा जाता है क्योंकि सभी के साथ आता है, सभी के साथ घुल मिल जाता है। और आप जैसे क बोलिए, क धन ये अ, तो इस तरह से होगा, तो हर किसी के साथ आता है। और मूल रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है, तो 33 मानी गई है। दोस्तों हिंदी में भी आपको बिल्कुल मजा आया होगा और यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। 33 मानी गई है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। अब कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूँ।
क से लेकर मौ तक, क से लेकर मौ तक 25 होते हैं, यानी कि क वर्ग से प वर्ग तक, प वर्ग खत्म होगा मौ पर, प फ ब भ म, तो क से लेकर मौ तक तो 25 होते हैं। अब शुरू करते दोस्तों हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक जरूर से कर दीजिए। अगला य र ल व व्यंजनों को कहते हैं। तो य र ल व व्यंजन दोस्तों ये होते हैं हमारे अंत्यस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन होते हैं स और ये ह। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है ओष्ठ ध्वनि है त, स, र या फिर फ। तो लुंठित र, ये हो जाएगा फ। व और फ इनको कहा जाता है ओष्ठ ध्वनि, तो याद रखिएगा फ हो जाएगा इसका उत्तर। अगला है जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें अंत्यस्थ कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं या फिर अकारांत कहते हैं। ये हो जाएगा अकारांत, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला है कौन स्वर नहीं है। अब इसको दोस्तों कोई छोटा बच्चा भी होगा वो भी इसको बता देगा कौन स्वर नहीं है। अ स्वर है, बिल्कुल है, ऊ है, ए भी स्वर है, बाकी बो बचा ये होगा व्यंजन। अगला निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है। घोष है कौन सा वर्ण, ये आपको यहाँ पर बताना है। प पहला है, ट ये भी पहला है, प फ ब। तो दोस्तों ये हो जाएगा घोष हमारा, ये हो जाएगा दो, त थ द ध, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी दो। अगला है भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। अभी दोस्तों शुरुआत में हमने देखा था, इसका हो जाएगा भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों ये होती है वर्ण या ध्वनि। अगला है अभी शुरुआत में हमने पढ़ा था कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वही प्रश्न यहाँ पर है। तो जिन्होंने नहीं देखा होगा, तो जिन्होंने देखा है उनको बिल्कुल मज़ा आ रहा होगा। वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित वर्ण समूह को। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना, शब्द ना गणना ना, ये उसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला है निम्नलिखित में से कंठी है। दोस्तों क वर्ग होता है कंठी पूरा, क वर्ग होता है पूरा कंठी, तालु मूर्धा ये योरलो अंत्यस्थ। अगला है निम्न में से उच्चारण के आधार पर मूर्धन्य है। ट वर्ग है, ट ठ ड ढ, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी। अगला है निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण कौन है। तो अल्पप्राण दोस्तों 1 3 5, 1 3 5 महाप्राण, 2 4 सॉरी गलत बोल गया, 1 3 5 अल्पप्राण, 2 4 महाप्राण। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा क और ग। तो क 1 में आता है, क 3 पर आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपको बिल्कुल मजा आ रहा होगा, हिंदी के क्वेश्चन, अभी और भी क्वेश्चन आएंगे। निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ख और ग। अगला कौन सा वर्ण घोष है, कौन सा वर्ण घोष है, ख च छ या फिर म। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा म। ख च छ ये अघोष है। अगला है निम्नलिखित में एक वर्ण व्यंजन नहीं है। तो व्यंजन नहीं है, ख व्यंजन है बिल्कुल है, य व्यंजन है, र व्यंजन है, तो यहाँ पर दिख गया हमारा ये ऊ। अगला है हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है। अभी हमने दोस्तों देखा था शुरुआत में 52, बिल्कुल आपको याद है, बिल्कुल मजा आ रहा होगा। अगला है ए ऐ वर्ण कहलाते हैं। तो इन्हें कहता था दोस्तों कंठ तालव्य, तो ऑप्शन नंबर ए सॉरी ऑप्शन नंबर डी कंठ तालव्य। नासिक की तो लास्ट में आते हैं, लास्ट वाले। अगला है मनोधन भाव मनोभाव, निधन फल निष्फल, दोनों में कौन सी संधि है। पिछली बार पटवारी का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर विसर्ग आपको दिख गया, यहाँ पर भी दिख गया विसर्ग संधि, सीधे टिक करना है और आगे बढ़ना है। अगला है दो शब्दों या शब्दांशों के योग से बने शब्द कहलाते हैं। उन्हें कहते हैं दोस्तों यौगिक शब्द, से हिमधन आलय हिमालय है, विद्याधन आलय विद्यालय है, इस तरह से, तो ये हो जाएगा हमारा यौगिक शब्द। अगला प्रश्न है संकर शब्द का चयन कीजिए। तो संकर दोस्तों दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना हुआ, तो छायाधनदार, ये हो जाएगा हमारा छायादार। अगला है देशज शब्द कौन सा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। लोटा, झोला, भोंपू, ये हो जाएगा सभी हैं, झोला भी है, लोटा भी है, भोंपू भी है, सभी हैं। अगला अग्नि के पर्यायवाची हैं। अग्नि के पर्यायवाची अनल, हुतासन, पावक और ये सब, ये उपयुक्त सभी, तो सभी हैं। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चनों पर। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, टाइम मत देखिए कि कितने मिनट की वीडियो बन रही है या नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला है क्योंकि 102 प्रश्न है, बिल्कुल आपको मज़ा आएगा, एग्ज़ाम बहुत जल्दी है तो आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोग वीडियो छोड़ के चले गए होंगे, पर आपको पूरा देखना है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव सेक्रेटरी जनरल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है।
तो ये होता है 5 वर्ष का और आपको सीधे सीधे याद रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है हॉकी के खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। अब दोस्तों हॉकी आपने देखी होगी, क्रिकेट देखा होगा सभी ने, कौन नहीं देखता। ये हो जाएगा हमारा 11। अगला है भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। अब जल्दीबाजी में भारत रत्न करके नहीं आना है, क्योंकि क्वेश्चन आपको सही से पढ़ना है। और ये हो जाएगा भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र, परमवीर चक्र। अगला है कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल था, ये बताना आपको। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर कहाँ है। चांदीपुर, बंगलौर, कटक या श्रीहरिकोटा। तो आप सभी को बताया श्रीहरिकोटा में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पिछली बार पूछा गया किसमें, फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया है। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक हैं, याद रखेगा किसी और एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो बगीचा सीन मिन्हास, BS मिन्हास। तो प्लानिंग एंड द पुअर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है एपेक का पूर्ण रूप है, तो ये हो जाएगा एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। याद रखिएगा महत्वपूर्ण है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अगला प्रश्न है गीत सेठी कौन से खेल में पारंगत है। बिल्कुल आपके लिए नया क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा तो फिर कहेंगे लोग टफ आया है, पेपर टफ आया है। तो ये हो जाएगा गीत सेठी का संबंध किससे है। चेस, टेनिस कुछ नहीं, बास्केटबॉल नहीं, स्नूकर से इनका संबंध है गीत सेठी का। अगला है तम्बाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, क्या मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। जुलाई तो दोस्तों ये बहुत बार आ चुका है, ये मतलब 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस, जनसंख्या दिवस 1987 में मनाया गया था पहली बार, जहाँ तक मुझे याद है 1987 है। बाकी आप चैट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा अगर कुछ अलग डेट होगी तो। तम्बाकू निषेध दिवस हो जाएगा ये 31 मई, 31 मई। अगला प्रश्न है मैकमोहन रेखा का निर्धारण हुआ, तो ये हुआ था दोस्तों 1914 में, और किसके बीच है, ये आपके लिए प्रश्न है। जो लोग अभी तक बने हुए हैं, जो लोग पूरा वीडियो को देख रहे हैं, आप चैट बॉक्स में जरूर बताएगा कि मैकमोहन रेखा किसके बीच है, बाकी 1914 में। अगला भूटान की सीमा कितने राज्यों को छूती है हमारे भारत के, ये हो जाएगा 4। कौन कौन से, तो दोस्तों ये असम है, अरुणाचल इधर आ गया, फिर सिक्किम और पश्चिम बंगाल, तो ये 4 राज्यों को छूती है। अगला भूकंप की लहरें जहां सर्वप्रथम पहुंचती है कहलाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये, और एग्जाम में आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। केटर, उद्गम स्थल, केंद्रक या फिर अधिकेंद्र। तो दोस्तों इसका क्षेत्र हो जाएगा अधिकेंद्र। अगला प्रश्न है विश्व में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादक है, तो बचपन से आपने पढ़ा है ब्राजील। अगला सुंदर वन के जंगल को कहा जाता है सदाबहार वन, मैग्रोव वन, पर्णपाती वन या फिर कटिबंधी वन, ये हो जाएगा मैग्रोव वन। अगला प्रश्न है आदि ग्रंथ के संकलन करता है गुरु गोविंद सिंह या गुरु अर्जुन देव, बाकी सब गुरु हैं, ये हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किस भारत में डाक प्रथा प्रचलन की शुरुआत किस शासक के समय हुई थी। तो सीधे सीधे याद रखिएगा शेर शाह सूरी, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन दोस्तों पिछली बार वीडियो में पूछा हुआ, तो कहीं भी कुछ भी आ सकता है। इसे आप दोस्तों सिर्फ वीडियो के लिए नहीं पढ़ रहे, पटवारी के लिए नहीं पढ़ रहे, सिर्फ कनिष्ठ टाइप के लिए आप इसे नहीं देख रहे। किसी भी एग्जाम में दोस्तों कहीं भी कुछ भी आ सकता है, क्योंकि सिलेबस ज़्यादातर सेम है। जो लोग कनिष्ठ टाइप की तैयारी कर रहे हैं वो फॉरेस्ट गार्ड आसानी से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी उन्हें, वीडियो आसानी से निकाल लेंगे, पटवारी आसानी से निकाल लेंगे। आप एक तैयारी अच्छे से करते रहिए, बाकी सभी एग्जाम आपके लगभग सेम पैटर्न है। आगरा शहर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा सिकंदर लोदी। अगला शाहदरा में किस मुगल शासक का मकबरा है, तो ये हो जाएगा जहांगीर। अगला है दोस्तों, अभी और उत्तराखंड के प्रश्न आएंगे, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए, और जाते जाते एक शेयर जरूर करेगा। बाकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के बाद महात्मा गांधी को कहाँ कैद करके रखा गया था। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में निश्चित रूप से बनेगा। आगा खां प्लेस में गांधी जी को रखा गया था। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन किस राज्य में किया गया, याद कर लीजिए इसे, महत्वपूर्ण है। गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक। तो महाराष्ट्र वाले बिल्कुल गलत हैं, ये है गुजरात में, तो याद रखेगा गुजरात।
अगला है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, अनुच्छेद 123, राज्यपाल के अनुच्छेद 213, तो ये अनुच्छेद 123। अगला प्रश्न है प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने दलों को राष्ट्रीय दल की मान्यता मिली थी, तो ये आपको बताना है और इसका उत्तर हो जाएगा 14। बहुत कम लोगों का सही हुआ होगा ये। अगला है राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है, विधानसभा, अब बताओ लोकसभा या किसी भी सदन या फिर राज्यसभा, ये हो जाएगा किसी भी सदन, तो राज्यसभा भी लोकसभा भी। अगला प्रश्न है फिर से उत्तराखंड के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। प्रसिद्ध वंशी नारायण मंदिर किस जनपद में स्थित है, दोस्तों ये है चमोली में वंशी नारायण मंदिर, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम में आता है, रक्षाबंधन के दिन खुलता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहने वाला ताल है, मंगलाचू ताल किस जनपद में स्थित है, याद रखिएगा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आएगा। तो मंगलाचू ताल ये है उत्तरकाशी में। अगर आप इसके पास जाएंगे और ताली बजाएंगे तो दोस्तों ये यहाँ बुलबुले उठने लगते हैं, या फिर जो लोग सीटी बजाते हैं तो सीटी बजाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि बुलबुले यहाँ इस ताल में उठने लगते हैं। जो लोग उत्तरकाशी से हैं, अगर आपने देखा इस ताल को तो चैट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगला है उत्तराखंड में वर्तमान का जिम कार्बेट किसे कहा जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ठाकुर दत्त जोशी को कहा जाता है मिनी कार्बेट, मिनी जिम कार्बेट। तो यहाँ पर पूछा है जिम कार्बेट, तो लखपत सिंह रावत, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ज़्यादा प्रश्न नहीं है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है, तो नेपाल की भी लगी हुई है और चीन की भी लगी हुई है। तो उत्तरकाशी और अपना चमोली फिर पिथौरागढ़, तो तीन अपने सभी हमारे राज्य के जो 3 जनपद हैं, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, तो 3 हैं। और यहाँ पर 2 हैं चीन और ये नेपाल, तो ये आपको याद रखना है। अगला उत्तराखंड में धर्मजाली गुफा की जनपद में 102वां प्रश्न है, और कितने सही हुए कॉपी पेन लेकर अगर आप बैठे थे वैसे भी आप अनुमान से जरूर बताएगा 102 में से कितना सही हुआ। और धर्मजाली गुफा कहाँ है दोस्तों, ये टिहरी में नहीं है, अल्मोड़ा में नहीं है, ये है पिथौरागढ़ में। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बाकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आंसर की के साथ। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए और इसे एक शेयर भी जरूर करेगा। बाकी देख के आपको याद हुआ होगा, बाकी उसके बाद PDF में आप चेक कीजिएगा कि कितने आपको आ रहे हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।